हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंधेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। सुपर क्विक की श्रृंखला में हिंदी में काव्य खंड में पार्ट 5 मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। उत्साह अट नहीं रहा है। एक उत्साह और दूसरा अट नहीं रहा है। अट नहीं रहा का अर्थ आप देख चुके हैं वन शॉट में कि जहाँ जो समाता नहीं है वो है अट नहीं रहा। तो वहाँ वसंत का वर्णन किया गया है, उत्साह का भी यहाँ वर्णन है। तो यहाँ से हम लेते हैं सबसे पहला प्रश्न कि कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? कि गरजिए, आप गरज कर बरसिए। फुहार के रूप में तो उतना आनंद नहीं, कई बार गरजना पड़ता है। कवि ने बादलों को उनका पौरुष दिखाने के लिए कहा है। वह चाहता है कि बहुत जोर से गर्जना करें, बरसें, ताकि भीषण गर्मी से तप्त धरती शीतल हो और उदास व अनमने लोगों का दुख दूर हो जाए। लोगों के मन में उत्साह का संचार हो जाए, जिससे वे पुरानी रूढ़ियों और विषमताओं से समाज को मुक्त करवाने में सहायक हों। वो इसलिए कह रहे हैं कि गरजो, क्योंकि कई बार धीमे धीमे यदि बारिश होती रहती है, धीमी धीमी यदि प्रतिक्रिया होती रहे तो उसका फल उतना प्राप्त नहीं होता। कई बार गरजना पड़ता है, कई बार तेज बोलना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि तुम गरजो, इतना तीव्रता से गरजो कि ये जो पृथ्वी गर्मी से तप्त संतप्त गर्म हो चुकी है वो ठंडी हो जाए। लोगों के मन जो दुखी और अनमने हो गए हैं गर्मी से, उनको भी शीतलता मिले। कई बार तेज गरजने से ही समाज की पुरानी रूढ़िवादी और विषमताओं से को दूर किया जा सकता है, इसलिए कवि गरजने के लिए कह रहे हैं। अगला प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? क्यों उत्साह रखा गया था? जब बादल भीषण गति से आकर बरसते हैं तो धरती का संपूर्ण ताप हर लेते हैं। चारों ओर के परिवर्तित वातावरण में नवीन उत्साह का संचार होता है। कभी बादलों का आह्वान इसलिए कर रहा है, लोगों को परिवर्तन और क्रांति की ओर अग्रसर करता है। वह चाहता है कि सुप्त समाज में परिवर्तन की नई लहर आए। ऐसा तभी संभव है जब लोग उत्साहित होंगे। इसलिए कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह रखा है कि जब बादल भीषण गर्जना के साथ बारिश करते हैं तो पृथ्वी जो गर्मी से संतप्त थी वो शांत हो जाती है। चारों तरफ का वातावरण परिवर्तित हो जाता है। लोग उत्साह से भर जाते हैं। लोग नवीन कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। नया संचार आ जाता है। समाज में नई क्रांति आ जाती है। पुरानी रूढ़िवादी प्रथाओं से लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनसे हट जाते हैं। इसीलिए उनके अंदर उत्साह जगाने के लिए कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह रखा है। अगला प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? तो फागुन में ऐसा क्या होता है कि जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? फागुन का जब महीना आता है, सभी महीनों में ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस माह में वसंत आता है। प्रकृति चारों ओर से सौंदर्य से युक्त हो जाती है। चारों तरफ ना तो यहाँ पर सर्दी की ठिठुरन फैली होती है, मतलब जहाँ सर्दियों में ठिठुरन आ जाती है, और पतझड़ में पेड़ पौधे उदास और बेरंग हो जाते हैं। वहीं बसंत में ना तो तेज सर्दी ना तेज गर्मी, सर्वत्र सौंदर्य का वातावरण फैल जाता है। पेड़ पौधों पर नए पत्ते आ जाते हैं, नए फूल आ जाते हैं। कोयल मधुर गीत गाने लगती है, मोर नाचने लगते हैं। प्रत्येक प्राणी का मन उत्साह से भर जाता है। फागुन के महीने को श्रेष्ठ महीना इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें बसंत आता है। जहाँ सर्दी से पीड़ित कपकपाते हुए माहौल हो जाता है, जहाँ गर्मी में पतझड़ में वीरानता आ जाती है, वहीं पर बसंत के आते से ही पेड़ पौधों पर नए पत्ते आ जाते हैं। प्रकृति सुंदरता से भर जाती है। ना माहौल अत्यंत गर्म होता है, ना ही ठंडा होता है। चारों ओर वातावरण सुंदर दिखाई देता है। कोयल गाने लगती है, मोर नाचने लगते हैं। प्रत्येक प्राणी का मन उत्साह से भर जाता है। फागुन की आभा कैसी है और अट नहीं रही में उसकी स्थिति कैसी वर्णित हुई है? तो फागुन की आभा कैसी है? फागुन की आभा सर्वव्यापक है। सृष्टि के कण कण में वो बसी हुई है। चारों ओर सुगंधित वातावरण व्याप्त है। फागुन की आभा और उसकी सर्वव्यापकता के दर्शन पेड़ पौधों और पत्तियों फूलों में होते हैं। कविता में फागुन के सौंदर्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि फागुन का सौंदर्य चारों ओर झलकता है और वातावरण को सुगंधित कर रहा है और इतना फैल रहा है कि कैसा है, ये अट नहीं रहा। इसलिए इसमें कहा गया कि अट नहीं रही है।
कि फागुन के महीने में चारों तरफ पेड़ पौधे पुष्प नए आ चुके हैं, वातावरण सुंदर दिखाई दे रहा है, चारों ओर उत्साह दिखाई दे रहा है और चारों ओर क्या है, सौंदर्य सौंदर्य झलक रहा है, वातावरण सुगंधित हो रहा है, उसकी सुगंध कहीं पर भी समा नहीं रही है। उत्साह कविता में कौन विकल और उन्मन थे और क्यों? उत्साह कविता में संसार के सभी मनुष्य विकल और उन्मुन थे, क्योंकि गर्मी निरंतर बढ़ती जा रही थी। बादलों के ना बरसने के कारण लोगों के अंदर बेचैनी थी, व्याकुलता थी। भयानक गर्मी के कारण धरती भी जलती हुई सी प्रतीत हो रही थी। तो उत्साह कविता में जो अनमने से हैं, जो विकल और उन्मन है, वो है मनुष्य, क्योंकि तेज गर्मी से मनुष्य का शरीर कैसा हो गया था, बेचैन हो रहा था, मन बेचैन हो रहा था, व्याकुलता थी, बारिश नहीं हो रही थी। भयानक गर्मी के कारण तपती हुई धरती जलती हुई सी प्रतीत हो रही थी। अगला है उत्साह कविता में सुंदर कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं, कैसे? सुंदर कल्पना भी है और क्रांति भी है, वो कैसे? उत्साह कविता में बादलों को सुंदर कल्पना और क्रांति का प्रतीक माना है, क्योंकि बादल नित्य नवीन काल्पनिक आकार लेते, बादलों का रूप बदलता रहता है। वे अपनी गर्जना से संपूर्ण धरा को परिवर्तित कर देते हैं। उनसे प्रेरणा लेकर दुखी और बेबस मनुष्य भी, निराश मनुष्य भी नवीनता की ओर आ जाते हैं। तो बादलों की सुंदर कल्पना की गई है, क्योंकि बादल नित्य प्रतिदिन बदलते रहते हैं। बादलों की गर्जन से पृथ्वी में परिवर्तन आते हैं, लोगों का मन परिवर्तित होता है, लोग प्रसन्न होते हैं, संपूर्ण पृथ्वी प्रसन्न हो जाती है और नवीन भावों का संचार हो जाता है। इसलिए उत्साह कविता में सुंदर कल्पना और क्रांति की चेतना है। उत्साह कविता के शीर्षक की सार्थकता तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। आखिर इसको उत्साह शीर्षक क्यों दिया गया, ये बताना है हमको। उत्साह कविता एक आह्वान गीत है, एक बुलाने का, पुकारने का गीत है। कवि बादलों की गर्जना के माध्यम से निराश व हताश लोगों के अंदर संचार पैदा करना चाहता है, उत्साह का संचार। यह कविता समाज में क्रांति और उत्साह की भावना का संचार करने के उद्देश्य से लिखी गई है। अतः कविता का शीर्षक कैसा है? सार्थक। एक आह्वान गीत है जिसमें बादलों का आह्वान किया गया है कि जो निराश और दुखी लोग हैं उनके हृदय में भी ऊर्जा का संचार हो, नवीन ऊर्जा का संचार हो, समाज में क्रांति और उत्साह आए। इसीलिए बादलों के द्वारा क्रांति और उत्साह लाया गया है और जो कविता का शीर्षक है वो उचित है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, पंक्ति का भाव उत्साह कविता के आधार पर समझाइए। यहाँ पर है कि इस पंक्ति में कवि ने आकाश में बादलों के आने की बात कही है, उनकी स्थिति का वर्णन किया है। बादल अचानक से किसी भी अनंत दिशा से आ जाते हैं, आसमान में छा जाते हैं। अज्ञात दिशा से यकायक मतलब अचानक आकर आकाश को ढक लेते हैं, ये बात कही गई है। कहीं से भी बादल आ जाते, अचानक आ जाते और आकाश को ढक देते हैं, ये बात बोला गया है कि कहीं से भी अचानक से भी संचार का आगम हो जाता है। फागुन मास की शोभा का वर्णन कीजिए। फागुन मास की क्या सुंदरता होती है, नए पत्ते आ जाते हैं, नई कलियां खिल जाती हैं, ना तेज गर्मी ना तेज सर्दी, चारों तरफ सुंदरता का वातावरण दिखाई देता है। कवि ने फागुन मास की शोभा का वर्णन करते हुए बताया है कि प्रकृति की सुंदरता कहीं भी समा नहीं रही है, इतनी सुंदरता हो जाती है कि वो कहीं पर भी अटती नहीं है, बहुत अधिक सौंदर्यता से पूरा वातावरण भर जाता है। फागुन का सौंदर्य चारों तरफ व्याप्त हो रहा है, कवि को लुभा रहा है और कवि को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसलिए यही है इसकी शोभा का वर्णन कि चारों तरफ प्रकृति सुंदर है, नए पत्ते, नए फूल, नई कलियां, घेर घेर घोर गगन तथा काले घुंघराले शब्द चित्र को उत्साह कविता के आधार पर शब्दों में स्पष्ट कीजिए। चारों ओर से काले काले घने बादल छा रहे। उत्साह कविता में कवि ने कहा है कि काले काले घुंघराले बादल सारे आकाश में छाए हुए हैं, गर्जना करके बरसें, अर्थात बादल जो काले काले हैं, घुंघराले हैं, वे हवा के साथ गर्जना करते हुए चारों ओर बारिश करें या घिर आएं। तो ये उनसे बोला गया कि घुंघराले हो, काले काले हो, चारों तरफ छा जाओ और तेज बारिश करो। अट नहीं रही कविता के आधार पर बसंत ऋतु की शोभा का वर्णन कीजिए। अट नहीं रही अर्थात समा नहीं रही। बसंत ऋतु में चारों तरफ वातावरण सुंदर होता है, पृथ्वी हरी भरी हो जाती है, ना गर्मी ना अधिक सर्दी होती है, नए पत्ते आ जाते हैं, नए फूल आ जाते हैं, नई कलियां आ जाती हैं,
भंवरे गाने लगते हैं, कोयल गीत गाने लगती है, चारों तरफ की सुषमा, चारों तरफ प्रकृति हरियाली की चादर ओढ़ लेती है, वातावरण पुष्पित हो जाता है, पल्लवित हो जाता है, सृष्टि का प्रत्येक रूप, प्रत्येक व्यक्ति उत्साह और उमंग से भर जाता है। इसका सीधा प्रभाव मनुष्य पर भी पड़ता है और वह प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न चित्त हो जाता है। अगला है उत्साह कविता में बादल के माध्यम से कवि निराला के जीवन की झलक मिलती है। इस कथन से आप कितने सहमत हैं? तो उत्साह कविता के आधार पर बादलों के माध्यम से कवि निराला के जीवन की झलक मिलती है, यह कथन अक्षरशः सत्य है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में भी निराला जी ने हमेशा वज्र के समान कठोर बने रहे। उन्हें मजदूरों और निर्बलों के प्रति सहानुभूति थी। जो उत्साह कविता है, इसमें जो निराला जी हैं उनका व्यक्तित्व भी निकलता है कि उत्साह का अर्थ क्या है कि हम निराश हो जाते हैं कभी, लेकिन अपने अंदर फिर से उत्साह का संचार करना चाहिए। जैसे पतझड़ में सारे पत्ते सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं, पर बसंत आते से फिर से खिल जाते हैं, उनमें फिर से खिलने का उत्साह होता है। और वही उत्साह निराला जी में भी था। निराला जी ने कठिन परिस्थितियों में भी अपना कठोर जो एक साहस होता है उसको नहीं छोड़ा। मजदूरों और निर्बलों के प्रति उनके अंदर सहानुभूति रही। इस सत्र में पढ़ी गई किस कविता में फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है? इसे अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो कौन सी ऐसी? तो इस सत्र में पढ़ी गई महाकवि निराला जी की कविता अट नहीं रही कविता में फागुन के अप्रतिम सौंदर्य का वर्णन किया गया है। फागुन की आभा की सर्वव्यापकता का वर्णन किया गया है, अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया गया है, और इतना सौंदर्य प्रकृति में छाया है कि कवि की आंखों में वो अट नहीं रहा, अर्थात समा नहीं रहा। पेड़ पौधे नव पल्लव एवं नव पुष्प से भर गए हैं। उनकी सुगंध से मानव मन के साथ साथ पशु पक्षी भी कैसे हो गए हैं? मुग्ध हो गए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये वर्णन किया। पूरे का प्रश्न उत्साह और अट रही, ज्यादातर प्रश्न उत्साह पर आधारित है। उत्साह अर्थात मनुष्य के अंदर एक उत्साह का संचार, जिसकी जो समानता की गई वो की गई है बसंत के आगमन से, फागुन के महीने के। तो उत्साह ये हमारे काव्य खंड का था। ये भी आपका सुपर क्विक में गया। आपने कविता तो वन शॉट में पूरी पढ़ ली है। इसके प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर आपका पूरा पार्ट एक बार फिर से कवर हो गया। तो सुपर क्विक रिवीजन की श्रृंखला भी हमारी चलती रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसी के साथ आपकी तैयारी होगी वो जब आप पेपर देने बैठेंगे, तब आपको लगेगा कि हम पूर्ण एकदम कंप्लीट होकर आए हैं अपनी तैयारी के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।